कोमल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली थी, क्योंकि कोमल अपने माँ बाप की इकलौती और सबकी लाडली थी। इसलिए वो अपने घर में सिर्फ अपनी मनमानी चलाया करती। ऐसे ही एक दिन कोमल कॉलेज से घर आती है, तभी उसकी माँ आंचल उससे कहती है, आ गई बेटा, चल किचन में चलकर मेरी जरा मदद कर दे। क्या किचन में हाथ बटा दूं? माँ, मुझे किचन का काम मत कहा करो, मुझसे नहीं होता किचन विचन में काम। अरे जब तू किचन में काम करेगी तब तुझे किचन का काम आएगा ना। ऐसे ही नाटक करती रहेगी तो भला कैसे सीखेगी किचन का काम। मुझे नहीं सीखना खाना वाना बनाना। अगर मैं किचन में काम करने लगी तो मैं काली हो जाऊंगी, फिर सब मुझे काली काली बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने गोरे रंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इस तरह से कोमल बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोमल की इन हरकतों से आंचल बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो कोमल की शादी करवाने की सोचती है और उसके लिए लड़के देखने लगती है। बेटा, आज तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू ना बस फटाफट तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। पर क्यों माँ? लड़के लड़की को देखने क्यों आते हैं बेटा? तेरी शादी करवानी है मुझे, तेरी उम्र हो चुकी है, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। इतना बोलकर आंचल वहाँ से चली जाती है और कोमल फटाफट तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद रोहित नाम का एक लड़का अपनी माँ दिव्या के साथ कोमल को देखने आता है और जैसे ही कोमल रोहित एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और तभी दिव्या को कोमल से कहती है, बेटा, भगवान ने तुम्हें रंग रूप तो बहुत ही अच्छा दिया है, हमें ऐसे ही बहू की तलाश थी। अब ये बताओ कि तुम्हें खाना वाना बनाना आता है या नहीं? मुझे सब आता है। बस हमें और कुछ नहीं पूछना बहन जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। आप शादी की तैयारियों में लग जाओ, बस जल्द ही आपके घर बारात लेके आना है हमें तो। अब क्या था, कोमल को रोहित पसंद था और रोहित को कोमल। अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, इस तरह से उन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद बहुत सारी रस्में होती है और सारी रस्में काफी अच्छी तरह से निपट भी जाती है। अब सिर्फ बचती है तो एक रस्म, और वो थी गौरी बहू की पहली रसोई। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम सबसे पहले मीठा बनाकर ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज रात के खाने में तुम्हें क्या क्या बनाना है। सारी रस्म तो हो गई, इस रसोई को करने का क्या मतलब है? एक रस्म छोड़ देते ना, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बहू, ये रस्म तो बहुत जरूरी है। हमारे घर की हर बहू इस रस्म को करती है और तुम हमारे घर की आखिरी बहू हो, इसीलिए ये रस्म तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसी बात है तो बता दीजिए किचन कहाँ है, अभी बना कर ले आती हूँ आपके लिए खीर, बिल्कुल अपनी जैसी गोरी गोरी। इतना बोलकर कोमल किचन की ओर जाती है, जहाँ वो किचन के बाहर एक पर्चा लगा देखती है जिस पर लिखा होता है कि गौरी बहू की पहली रसोई। पता नहीं कैसा बेवकूफ ससुराल मिल गया है मुझे। भला गौरी बहू की भी कोई रसोई होती है? अरे बहू तो बहू होती है, चाहे काली हो या गोरी, लंगड़ी हो या लूली। पर अभी मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। अब कोमल अपनी माँ को फोन करती है, पर आंचल उसका फोन नहीं उठाती, जिस वजह से कोमल काफी परेशान हो जाती है। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ खीर? मुझे बनाना ही नहीं आती। उस दिन तो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया था कि मुझे सब आता है, जबकि मैंने तो कुछ सुना भी नहीं था कि माँ जी ने क्या कहा था। इतना बोलकर कोमल किचन में जाती है, पर कोमल को तो खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो दूध में चीनी डालकर दूध को गर्म कर देती है और रात के बने हुए चावल गर्म दूध में डालकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी गोरी बहू की हाथ की गोरी खीर। बहू, ये खीर इतनी अजीब क्यों लग रही है? कोमल बेटा, अब तो तू गई, तेरा झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। इस तरह से कोमल डरी सहमी वहाँ खड़ी हो जाती है, जिसके बाद दिव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कोमल से कहती है, मुझे पता है बहू कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, और ये बात ना तेरी माँ ने मुझे शादी से पहले ही बता दिया था। अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। जिस दिन तुझे खाना बनाना आ जाएगा उस दिन तेरी पहली रसोई होगी। पर इसकी क्या जरूरत है? तूने कुछ कहा बहू? माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि शुभ काम में देरी कैसी, आप आज से ही मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी तरह गोरा गोरा खाना बना सकूं, जैसे गोरी 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 खीर, गोरी गोरी चाय, सब कुछ गोरा गोरा। बहू, खाने में सब कुछ गोरा गोरा नहीं होता। खाने में कुछ चीजें पीली होती हैं, हरी भी होती हैं, जैसे पीली दाल, हरी सब्जी। जी माँ जी।
इस तरह से दिव्या कोमल को खाना बनाने सिखाने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है और हमेशा सुबह 5 बजे उठाकर कोमल को रसोई घर में ले जाती है और उसे हर दिन एक नई डिश बनाना सिखाती है। देखा बहू, कितना आसान है दाल बनाना। अब जब तेरी पहली रसोई होगी तो तू ऐसे ही सुंदर सी दाल बनाना। और अपने जैसे गोरे चावल भी, क्यों माँ जी? अब इस तरह से कोमल भी दिल लगाकर अपनी सास के साथ खाना बनाना सीखती है और 1 महीने के अंदर अंदर कोमल लगभग खाना बनाना सीख भी जाती है। बहू, अब तू इस घर की परफेक्ट बहू बन चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि कल ही तेरी पहली रसोई करा दूं। मेहमानों को बुला लेती हूँ घर में, कुछ नेक भी मिल जाएगा तुझे इसी बहाने। वाह, गोरी बहू की पहली रसोई और एक बार फिर मिलेगा मुझे बहुत सारा इनाम। इस तरह से कोमल अपनी सास के साथ अपनी पहली रसोई की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन कोमल के घर में कुछ मेहमान आते हैं। कोमल सभी को अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती है। कोमल के हाथों का खाना खाकर सभी मेहमान उसकी खूब तारीफें करते हैं। सच में दिव्या बहन, जैसी तुम्हारी गोरी सुंदर बहू है वैसी तुम्हारी बहू ने खाना बनाया है। पर तुमने अपनी बहू की पहली रसोई की रस्में इतनी लेट क्यों की? हाँ, कुछ चीजें सस्पेंस में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बहू से 1 महीने तक कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसीलिए 1 महीने बाद मैंने अपनी बहू की पहली रसोई रखी है। इस तरह से घर आए सभी मेहमान कोमल को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कोमल एक जिम्मेदार बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को उठा लेती है और किचन को भी बहुत अच्छे से संभालना सीख जाती है। रवीना एक बहुत खुशमिजाज लड़की थी, जिसे घूमना फिरना और खाने पीने का काफी शौक था। ऐसे ही एक दिन रवीना अपनी दोस्त के साथ लेट नाइट पार्टी करके आती है, जिस पर उसकी माँ अंकिता उससे बोलती है, अच्छा, तो रात के 11 बजे मिल गई फुर्सत मेरी बेटी को घर आने की। माँ आप अब तक सोई नहीं? अरे रात के 11 बजे एक जवान बेटी घर से बाहर है और तू बोल रही है कि माँ तुम अभी तक सोई नहीं। जिसकी जवान बेटी बाहर होती है ना, उसकी माँ को नींद भी नहीं आती। और मैं यहाँ तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ, पर मेरी बेटी को तो पार्टी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। माँ, यही तो मेरी जिंदगी है, यही तो आजादी है। शादी के बाद तो सास ससुर की सुनने पड़ेगी ना, और अब तुम भी मुझ पर रोक टोक लगाओगी तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, इतना बोलकर रवीना उदास होकर बैठ जाती है। अपनी बेटी का उतरा मुंह देखकर अंकिता को बहुत बुरा लगता है और वो रवीना को समझाते हुए उससे कहती है, बेटा मैं तुझसे तेरी आजादी नहीं छीन रही, मैं तुझे समझा रही हूँ कि एक लड़की पराया धन होती है, उसे पराये घर जाना होता है। कल को तेरी शादी होगी तो तुझे ससुराल को संभालना होगा। तुझे खाना भी नहीं आता बनाने तो ससुराल कैसे संभालेगी? आप हो ना माँ, और खाना बनाने में क्या है, वो तो मैं शादी के कुछ दिन पहले ही सीख लूंगी। अब बस आप खुश हो जाइए और चलकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इस तरह से रवीना अंकिता को अपनी बातों में फंसा लेती है और दोनों माँ बेटी सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रवीना के लिए अंकित नाम के एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अब अंकित अपनी माँ सीता के साथ रवीना को देखने उसके घर आता है, जहाँ सीता रवीना को देख उससे कहती है, बहन जी, बेटी तो आपकी सच में बड़ी ही प्यारी है। मेरी बेटी प्यारी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुणी है, और बहन जी आपका बेटा भी कम नहीं है। मुझे दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप एक बार मुझे अपना विचार बता देती तो काफी अच्छा रहता। बस मैं अपनी बहू रानी से थोड़ी बातें कर लूं, फिर मैं आपको अपने विचार भी बता दूंगी। तो बहू रानी, मुझे तो बस तुमसे एक ही सवाल पूछना है, खाना तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। बस मुझे अब और कुछ नहीं पूछना, मुझे तो बस अपने घर के लिए अन्नपूर्णा चाहिए थी, जो मुझे बहू के रूप में मिल गई। अंकित बेटा, तुझे कुछ बात करनी हो तो तू कर ले। सीता के कहने पर अब रवीना और अंकित छत पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एक तरफ अंकित और रवीना बात कर ही रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीता और अंकिता मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर रही होती है। हम दोनों को तो ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार दोनों बच्चे आपस में अपने अपनी बातें कर लें और अपनी सलाह मशवरा कर लें और हमें दे दें, तो फिर हम इनके रिश्ते पर मोहर लगा देंगे। अब इसी तरह से बहुत जल्द रवीना और अंकित की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवीना काफी परेशान होती है
और अपनी शादी वाली रात ही रवीना को इतना परेशान देख अंकित रवीना से कहता है। रवीना क्या हुआ? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, पर तुम आज भी परेशान दिख रही हो। मैं वो भी परेशान नहीं अंकित जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज से पहले मैं माँ से कभी दूर नहीं रही ना, बस इसीलिए थोड़ी बेचैनी और घबराहट होती है। अगर ऐसी बात है तो फिक्र मत करो, इसे तुम ससुराल नहीं अपना मायका ही समझना। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की याद नहीं आने देगी। अब सो जाओ। ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं कि सास माँ समान होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ तो माँ रहती है। माँ सही कहती थी, मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए था। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, और मैंने अपनी सास से झूठ कह दिया कि मुझे सारा खाना बनाना आता है। कल मेरी पहली रसोई है, कल मेरा क्या होगा? हे भगवान, मुझे बचा लेना मेरी सास के कहर से। इस तरह से रवीना अपनी पहली रसोई के बारे में सोचते हुए सो जाती है, पर रवीना को सही से नींद नहीं आती, जिस वजह से वो सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी सास के बताए अनुसार रसोई में जाकर काम करने लगती है। पर आज से पहले रवीना ने कभी भी रसोई में काम नहीं किया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। मुझे तो दाल छोकना भी नहीं आता, सब्जी कहाँ से छोकूं? हे भगवान, क्या करूं? अपनी पहली रसोई में अपनी सास का दिल कैसे जीतूं? इस तरह से रवीना किचन में घूमने लगती है और अभी सामान को देखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह यूट्यूब से खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आज तुम्हारी बेटी की पहली रसोई और तुम्हारी बेटी इतनी परेशान है और तुम हो कि वहाँ आराम से सो रहे हो। इसीलिए तो मैं कहती थी तुझे कि खाना बनाना सीख ले, पर तूने मेरी बात तो सुनी नहीं। ऊपर से मैंने तेरी सास से भी झूठ बोल दिया कि तुझे खाना बनाना आता है। चल अब कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब मुझे वीडियो कॉल कर, मैं तुझे बताती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा करती जा। अब रवीना जल्दी से अपनी माँ को वीडियो कॉल कर लेती है और वीडियो कॉल के सहारे अंकिता रवीना को खाना बनाना सिखाती है। रवीना काफी हद तक खाना बना भी लेती है, पर ये सब उसकी सास सीता देख लेती है। बहू, ये क्या? तुम खाना बनाने के साथ साथ अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही हो? माँ की बहुत याद आ रही है क्या? हाँ नहीं नहीं, मैं वो क्या हाँ नहीं वो? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, खाना बन गया। खाना टेबल पे लगा दूं क्या? बहू, अभी तो घर में सब सो रहे हैं। इस घर में मैं ही सबसे पहले उठती हूँ, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने तुझे किचन में देखा। मेरी प्यारी बहू, बहू की पहली रसोई रात में होती है, ना कि सुबह। पर कोई बात नहीं, तुम खाना टेबल पर लगा दो, जब तक मैं घर में सबको उठा देती हूँ। अब सीता अंकित को उठाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर आते हैं और रवीना के हाथों का खाना खाकर उसकी खूब तारीफें करते हैं। पर सीता को भनक पड़ जाती है कि रवीना को खाना बनाना नहीं आता, और सबके जाने के बाद सीता रवीना से कहती है। बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? आपको ये बात कैसे पता चली माँ जी? ये बात तो मुझे सुबह ही पता चल गई थी, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से फोन पर बात करते हुए देखा और साथ में खाना बनाते हुए भी। पर मैं उस समय कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो। पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, और एक माँ का फर्ज है कि वो अपनी बेटी के साथ रहे। इसीलिए डरो मत, अब से तुम्हारी सास तुम्हें खाना बनाना सिखाएगी, और आज तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहेगी। इतना बोलकर सीता रवीना को खाना बनाना सिखाती है। बहुत जल्द रवीना खाना बनाना सीख भी जाती है, जिसके बाद रवीना फिर कभी सीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती, और रवीना अपने ससुराल की पहली रसोई हमेशा याद रखती है। उज्जवल नगर वासी को अभी कुछ समय पहले ही कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिली थी। अब सभी गांव वाले चैन से अपनी जिंदगी जी ही रहे थे। उसी गांव में आशा नाम की एक औरत अपने पति शिव के साथ रहा करती थी। आशा को घूमना और शॉपिंग करना बड़ा पसंद था। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी फ्रेंड नीतू को फोन करती है और बोलती है, क्या नीतू, तू घर में बोर नहीं होती क्या? अब तो कोरोना वायरस भी खत्म हो चुका है, फिर भी तू दुल्हन की तरह घर पर बैठी हुई है। अरे यार, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। तुझे तो पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। वैसे तो इन बातों को छोड़, तू मुझे बता,
आज इतने दिनों बाद तूने मुझे कैसे कॉल किया? अरे यार, अब तो कोरोना खत्म हो चुका है, तो तुझे तो मालूम है कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पा रही थी। बहुत दिन हो गए थे शॉपिंग किए और तुझसे मिले, इसीलिए मैंने सोचा कि आज तुझे कॉल कर लूं। क्यों ना आज हम दोनों शॉपिंग पर चले? ये तो तूने बिल्कुल सही कहा आशा, मुझे भी काफी दिन हो गए इस कोरोना के चलते कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब तू रेडी हो, मैं भी थोड़ी देर में तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। इतना बोलकर आशा अपने दोस्त का फोन रख देती है। तभी वहाँ शिव आता है और आशा से बोलता है, क्या आशा, अभी पूरी तरह से लोगों की जिंदगी पटरी पर आई भी नहीं और तुम हो कि शॉपिंग करने जा रही हो? माना कि कोरोना अब नहीं है, पर फिर भी मेरे बारे में और घर के बारे में तो कुछ सोचो। तुम्हें मालूम है अभी कितनी तंगी चल रही है। मैं कुछ भी करूं आपको उससे दिक्कत ही रहती है। मैं शॉपिंग के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, घर में राशन खत्म है, बच्चों के कपड़े नहीं है, स्कूल खुल चुके हैं, इन्हीं सब चीजों की तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। सब चीजों की जरूरत तो होती ही है ना। तुमसे कोई नहीं जीत सकता बहस करने में, तुम्हें जो करना है करो तुम। शिव आशा से नाराज होकर चला जाता है। कुछ देर बाद नीतू आशा के घर आती है और वो दोनों दोस्त तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। आशा और नीतू काफी शॉपिंग कर लेते हैं और घर की तरफ निकलती हैं। तभी रास्ते में आशा को एक जंगल दिखाई देता है। उस जंगल को देखकर आशा नीतू से बोलती है, अरे नीतू, मैं कई बार इस रास्ते से आई गई हूँ, पर इस तरह का जंगल नहीं देखा। मैंने सुना ये जंगल अंदर से बड़ा सुंदर है, क्यों ना एक बार हम इस जंगल के अंदर जाकर देखें? अरे ना पापा ना, मैं नहीं जाने वाली इस जंगल वंगल के अंदर, मुझे बहुत डर लगता है। वैसे भी रात होने को है, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तू ही जा उस जंगल में। हाँ हाँ डरपोक इंसान, तू जा, मैं अकेले जाऊंगी इस जंगल में। इतना बोलकर आशा जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल के अंदर जाने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब आशा थोड़ी और आगे जाती है और वहाँ एक औरत को सफेद साड़ी में बैठकर रोता हुआ देखती है। उस औरत को रोता हुआ देख आशा बोलती है, बहन तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? मेरी मदद करो, मुझे कोरोना है, अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अब तो कोरोना खत्म हो चुका है। आशा की ये बात सुनते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। चुड़ैल को अपने सामने देख आशा वहाँ से भागने लगती है, परंतु वहाँ से भाग नहीं पाती। जिसके बाद चुड़ैल उससे बोलती है, मुझे कोरोना हुआ था, मैंने और मेरे पति ने इस गांव वालों से बहुत मदद मांगी, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इस कोरोना वायरस की वजह से मेरी जान चली गई। अब मैं इस गांव में नया कोरोना वायरस फैलाऊंगी और सभी गांव वालों को खत्म कर दूंगी, और ये काम करने में मेरी मदद करेगी तू। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे जाने दूंगी, पर बीमारी ग्रस्त करके। हा 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 हा। जिस तरह से मैं कोरोना वायरस की चपेट में आकर तड़प तड़प के मरी थी, ठीक उसी तरह तू और उस गांव के सब लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। इसका कोई इलाज नहीं होगा, ये चुड़ैल का कोरोना वायरस है। इतना बोलकर चुड़ैल आशा के ऊपर एक जादू करती है। अब आशा के शरीर में छोटे छोटे घाव के लाल निशान हो जाते हैं। आशा थकी हुई, बुखार से तपती हुई अपने घर आती है। आशा को बीमार और बुखार में तड़पता हुआ देख शिव उसके पास आता है। मेरे पास मत आओ, अगर आपने मुझे छुआ तो ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। कैसी बीमारी आशा? चुड़ैल का कोरोना वायरस, ये एक भयंकर बीमारी है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। ये एक महामारी है जो मेरी वजह से पूरे गांव में फैल जाएगी। सभी लोग एक एक करके मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए और अपने गांव को बचाइए। आशा, ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोरोना, चुड़ैल, महामारी, बीमारी, ये सब कुछ क्या है? जिसके बाद आशा शिव को सारी बात बताती है। आशा की बातों को सुनकर शिव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो जबरदस्ती आशा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आशा को कुछ दवाइयाँ देता है, पर उन दवाइयों से आशा की तबीयत ठीक नहीं होती। और जब आशा डॉक्टर के पास जाती है तो देखते हैं कि डॉक्टर भी बीमार पड़ चुका है। इस तरह से धीरे धीरे चुड़ैल का कोरोना वायरस पूरे गांव में फैल जाता है।
अब गांव के काफी लोग बीमार पड़ चुके थे। आशा भी मरने के कगार पर आ चुकी थी, परंतु मरने से पहले आशा अपने पति से बोलती है, अब तो मेरी बात मान जाइए, ये सब कुछ उसी चुड़ैल का किया हुआ है। देखिए, अब मैं और ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आप पहाड़ी वाले बाबा के पास जाइए। अब वही हमें इस बीमारी और चुड़ैल से बचा सकते। कोरोना वायरस वाली चुड़ैल अपनी ये बीमारी पूरे गांव में फैला देगी, जिस वजह से गांव के सभी लोग मर जाएंगे। मुझे नहीं पता मेरे साथ रहने के बावजूद भी आपको अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, पर मैं इतना जरूर समझ चुकी हूँ, हमारे गांव को अब आप ही बचा सकते हैं। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती और ना ही गांव वाले इस चुड़ैल की कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे होते। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने गांव को बचा लूंगा। मैं जाऊंगा पहाड़ी वाले बाबा के पास और उन्हें सारी बात बताऊंगा। इतना बोलकर शिव पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है और सारी बातें पहाड़ी वाले बाबा को बताता है, जिसके बाद पहाड़ी वाले बाबा शिव के साथ उस गांव में जाते हैं और वहां के लोगों का उपचार करते हैं। साथ ही उस गांव में एक पूजा करते हैं। उस पूजा की वजह से चुड़ैल जंगल के गांव के अंदर जाती है। इसके बाद बाबा उस चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल, इस कोरोना महामारी में सिर्फ अकेली तू नहीं मरी थी, न जाने और कितने लोगों ने इस बीमारी से अपना दम तोड़ा था, परंतु तू जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। सजा? वो भी मुझे? बाबा, कौन देगा मुझे सजा? मैं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी बाबा। चुड़ैल, अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और मैं तेरा दुश्मन हूँ, क्योंकि तू इन गांव वालों के साथ बहुत गलत कर रही है। इसलिए तुझे मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि तू दोबारा कभी आकर ये महामारी ना फैला सके। इतना बोलकर बाबा हवन करते हैं और हवन कुंड से एक चमत्कारी त्रिशूल प्रकट होता है। बाबा उस त्रिशूल से चुड़ैल की नाभि पर मारते हैं, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके मरते ही गांव से वो बीमारी भी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सभी लोग ठीक होने लगते हैं। परंतु आशा नहीं बच पाती, वो मर जाती है, जिसके बाद शिव को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए आशा की लाश से बोलता है, मैंने तुम्हारी कभी भी नहीं सुनी आशा, उस समय भी नहीं जब तुम मरने वाली थी। मुझे माफ कर दो आशा, मैंने अपने गांव को तो बचा लिया पर तुम्हें नहीं बचा पाया। शायद इसलिए मुझे ये बीमारी नहीं हुई, ताकि मुझे अपनी गलती का पछतावा रहे। जिसके बाद सभी गांव वाले चैन की जिंदगी जीने लगते हैं, तो वहीं शिव अपनी बीवी की यादों के सहारे जीने लगता है।